हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 के क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। 3 मार्कर क्वेश्चंस है। एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने से पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17 में राजू, रिंकू और मुन्नी 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। अब एक नई पार्टनर चुनी इनको ज्वाइन कर रही है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 1/5। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर मुन्नी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 होगा। इन दोनों को शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो राजू और रिंकू में बटेगा। किस रेशियो में? 11/20। आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम राजू और रिंकू में बांटेंगे 3:1, जो इनकी ओल्ड रेशियो। इसके हिसाब से राजू का शेयर हो जाएगा 11/20 का 3/4 पार्ट 33/80 और रिंकू का शेयर हो जाएगा 11/20 का 1/4 पार्ट 11/80। अब चारों पार्टनर का हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर है, फ्रैक्शन में है और क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यू फ्रैक्शन आपने निकाली है राजू की 33/80, रिंकू की 11/80, मुन्नी की 1/4 और चुनी की 1/5। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। रेशो निकालने के लिए, इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा और उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास न्यू रेशो आ गई 33:11:20:16। अब आपको नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नए पार्टनर के आने पर किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होकर के नए पार्टनर को ट्रांसफर हुआ, यही फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके शेयर को आप कंपेयर करोगे कि पहले क्या था और नया क्या है। नया पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर है ही। ओल्ड पार्टनर्स में से ही किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस नए पार्टनर को ट्रांसफर हुआ है, तो वो कौन है? तो सबसे पहले राजू का चेक करो। उसका ओल्ड रेशियो में 3/5 था शेयर और न्यू में है 33/80। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम से आपको सॉल्व करना होगा। एलसीएम 80 है। पहले उसका शेयर था 48, अब हो गया 33। इसका पहले से शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 15/80। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह से रिंकू का चेक करो। पहले इसका शेयर था 1/5 और अब है 11/80। एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो तो आप देखो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। कितना? 5/80। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से डिक्रीज होकर के किसी को ट्रांसफर हो रहा है। अब बची मुन्नी। मुन्नी का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करो। पहले था 1/5, अब है 1/4। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हुआ है। पहले था 4 और अब हो गया 5। माइनस में आंसर आ रहा है कितना? 1/20। इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया। तो ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स में से मुन्नी को और नए पार्टनर में से चुन्नी को। तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं और 2 गेनिंग पार्टनर हैं। अब यहां पर हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमारी गुडविल कितनी है? हमने गुडविल की वैल्यूएशन की, गुडविल है हमारी 3,20,000। अब यहां पर चुन्नी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? उसे कितना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है?
3,20,000 का 1/5 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल। तो चुन्नी को 64,000 रुपीज लेकर आने हैं। इसके बाद मुन्नी जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल भी इंक्रीज हो गया क्योंकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से इंक्रीज हुआ, तो इतनी ही फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ गुडविल भी उसको आगे चल करके इंक्रीज होकर के मिलेगा। तो कितना? 3,20,000 का 16,000। इन दोनों को जो शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है वो किसका हिस्सा है? राजू और रिंकू। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो टोटल मिलाकर के 80,000 राजू और रिंकू मिलकर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 80,000 इन दोनों में बटेगा। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1। 3:1 के हिसाब से 80,000 का 3/4 पार्ट राजू को मिलेगा 60,000 और रिंकू को मिलेगा 1/4 20,000। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। अब नई पार्टनर जो चुनी है वो ना तो कैपिटल लेकर आ रही है ना ही गुडविल। तो जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी एसेट, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। चाहे आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हो चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस में अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आता तो आपको उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट करना है। अब इसके बाद ओल्ड पार्टनर में मुन्नी का भी फायदा हुआ, उससे भी हमें ये शेयर ऑफ गुडविल लेना है, तो उससे हमें 16,000 रुपीज लेने हैं। तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। मुन्नी ओल्ड पार्टनर है, उसने अभी गुडविल की पेमेंट नहीं की, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। यहां पर कौन सा कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं नहीं दिया, तो मान के चलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और उसके अकॉर्डिंग हर पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, उसी में आप मुन्नी के इस 16,000 को डेबिट करोगे। नए पार्टनर का चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, हर हाल में आपको करंट अकाउंट ही डेबिट करना है। इसके बाद ये पैसा इन दोनों से लेकर के हमें देना है राजू और रिंकू को। तो टू राजूज कैपिटल अकाउंट 60,000, टू रिंकूज कैपिटल अकाउंट 20,000। क्लियर? जर्नल एंट्री बन गई गुडविल की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहां पर एक चॉइस मिली है। चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 पार्टनर है, यशस्वी, नीतीश और हर्षित। ओल्ड रेशियो इनकी 5:3:2। 1 अप्रैल 2025 से ही अपनी रेशियो चेंज करना चाहते हैं 4:3:2 में। चेंज इन पीएसआर का केस है, तो इस टाइम पर आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और आप क्या करते हो? गुडविल की वैल्यूएशन करते हो। तो यहां पर दो तरह की गुडविल दी है। एक जो आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है, एसेट्स में आपने इसको शो किया है 4 लाख, तो ये वाली गुडविल कौन सी है? परचेज्ड गुडविल। और जो आपने वैल्यूएशन की है वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो हम गुडविल के एडजस्टमेंट करेंगे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के एडजस्टमेंट। तो कैसे करेंगे? गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। पहले से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से हमें उसे कंपनसेट करना है। तो सबसे पहले यशस्वी का चेक करो। ओल्ड में उसका शेयर था 5/10, न्यू में हो गया 4/9। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर दिए कितना? 5/90। नीतीश का चेक करो, उसका पहले था 3/10, अब है 3/9। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया। कितना? 3/90। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है कितना? इतनी फ्रैक्शन से। इसको आगे चल करके और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हर्षित, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से इंक्रीज हो रहा है 2/90। तो यशस्वी ने जो सेक्रीफाइस किया वो इन दोनों को ट्रांसफर हुआ, इन दोनों ने गेन किया। जितना सेक्रीफाइस किया उतना इन दोनों ने गेन किया। चेक कर सकते हो आप कि आपने कैलकुलेशन सही की है या नहीं की है। अब यशस्वी को हमें कंपनसेट करना होगा क्योंकि उसका शेयर ऑफ गुडविल डिक्रीज होने वाला है। तो हमारी टोटल गुडविल है 7,20,000। इसमें से यशस्वी का जो नुकसान हो रहा है
7,20,000 का 5/90th पार्ट, इतना फ्रैक्शन की गुडविल इसको कम मिलने वाली। ये तो आपने निकाला फ्रैक्शन, इतना नुकसान होने वाला है। बुक्स में तो हमें अमाउंट से रिकॉर्ड करना है ना, कि कितनी अमाउंट का नुकसान हो रहा है, कितनी अमाउंट से हम इसको कंपनसेट करें। तो 7,20,000 का इतनी फ्रैक्शन का अमाउंट 40,000 है, जो कि हमें इसे देना है। कौन देगा? नीतीश और हर्षित। नीतीश, जिसको 3/90 पार्ट मिल रहा है इसके शेयर ऑफ गुडविल में से, तो आप 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/90, 24,000। दूसरा, हर्षित को फायदा हुआ 7,20,000 का 2/90 पार्ट, आपका 16,000। आप इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। गेनिंग रेशो, यहां पर सेक्रीफाइसिंग नहीं, सेक्रीफाइसिंग तो एक ही पार्टनर है, गेनिंग दो है, तो इनकी गेनिंग रेशो क्या हो गई? 3:2। 3:2 के हिसाब से 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप इनसे पैसा कितना हमें लेना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इस गुडविल में इस फ्रैक्शन की क्या वैल्यू बनेगी, या ये जो अमाउंट यशस्वी सेक्रीफाइस कर रही है वो अमाउंट कौन कितना देगा, वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। सभी पार्टनर्स ओल्ड हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में ही आप डेबिट करोगे। नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट्स 24,000, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू यशस्वी कैपिटल अकाउंट 40,000। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन आपको परचेस्ड गुडविल 4 लाख भी दी है, इसका क्या होगा? परचेस्ड गुडविल मतलब आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हुए एक्स्ट्रा मनी जो पे किया, उसकी गुडविल को परचेज किया, एसेट्स में शो किया, और इस गुडविल को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अब जब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी फर्म एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। आप पुराने जितने भी खर्चे हैं उनको राइट ऑफ करते हो, ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म करते हो। तो ये वही एक्सपेंस है जो कि आपको राइट ऑफ करना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। एक्सपेंस है तो तीनों पार्टनर्स में बट करके उनके अकाउंट में डेबिट होगा, ट्रांसफर करोगे। तो यशस्वी के अकाउंट में 4 लाख का ओल्ड रेशो के हिसाब से 5/10 पार्ट 2 लाख, नितेश के अकाउंट में 3/10 पार्ट 1,20,000, हर्षित के अकाउंट में 80,000। इन तीनों के लिए ये नुकसान है तो इनके अकाउंट डेबिट होंगे। यशस्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000। और गुडविल अब हमारी बुक से खत्म हो रही है, एसेट थी, हम इसको क्रेडिट करेंगे तभी तो ये खत्म होगी। तो टू गुडविल अकाउंट 4 लाख। तो ये दोनों जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। परचेज्ड गुडविल को सेल्फ जनरेटेड से एडजस्ट मत करना, ऐसी गलती मत करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। दो पार्टनर है, हेमंत और पंकज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म को ये डिसॉल्व कर रहे हैं। फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। और वाइंड अप के टाइम पर हेमंत जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया हुआ है 80,000 का, रूबी का लोन है 50,000। रूबी कौन है? रूबी आउटसाइड पार्टी है, उसने फर्म को लोन दिया है। क्रेडिटर से हमारे 1 लाख के, और हमारी कैपिटल बैलेंसेस दोनों पार्टनर के आफ्टर एडजस्टमेंट है। हेमंत का 1,60,000, पंकज का 1,40,000। हमारी जो फर्म है उसकी एसेट्स को हमने बेचा तो हमें 6 लाख रुपीस मिले। अब आपसे पूछा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम डिसोल्यूशन में किस तरह से पेमेंट करते हैं, किसको पहले करेंगे और किसको बाद में करेंगे। तो एज पर सेक्शन 48 हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स 1 लाख, और रूबी का जो लोन है 50,000, क्योंकि ये पार्टनर नहीं है, किसी बाहर की पार्टी से आपने लोन लिया, इसकी पेमेंट हम पहले करेंगे। इन दोनों को पेमेंट करने के बाद अब जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो हेमंत का लोन 80,000, इसकी पेमेंट होगी। उसके बाद जो भी फर्म के पास फंड्स हैं उससे फर्म अपने पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस की पेमेंट करेगी। कैपिटल के बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लिखा है,
हेमंत की 1,60,000, पंकज की 1,40,000 के बाद फर्म को जो भी एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद जो भी बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ प्रॉफिट या लॉस। किस रेशो में? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन वो प्रॉफिट या लॉस है क्या, पता ही नहीं। आप कहोगे यहां पर लिखा है कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो यहां पर हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब है पुराने रिजर्व्स प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आज की डेट में ये बैलेंसेस है जो कि हमें पे करना था, हमने ये पे कर दिए। लेकिन एसेट्स को बेचने के बाद लाइबिलिटीज के सेटलमेंट के बाद जो पैसा हमारे पास बचा वो भी तो पार्टनर्स में बटेगा। वो कितना है? अब यहां पर एक ट्विस्ट है। एसेट्स को बेच करके मुझे कितना पैसा मिला ये तो है, लेकिन मेरी एसेट्स कितनी थी ये नहीं पता। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास कितनी एसेट्स थी वो शो करोगे, तभी पूरा आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब एसेट्स को निकालने का तरीका है मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना। यहां पर हमारे पास दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस हैं। हेमंत पार्टनर का लोन भी है और बाहर की पार्टी उसका लोन, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स है 1 लाख। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारा 5,30,000 और हमारी बैलेंस शीट तभी मैच करेगी जब एसेट साइड का टोटल भी यही होगा। तो एसेट साइड पर क्या है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब 5,30,000 की आपकी बाकी की एसेट्स हैं। मान के चलो इसमें कैश नहीं है, वो सारी एसेट्स हैं जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो 5,30,000 के एसेट को बेच करके हमें पैसा मिला, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। हमारी एसेट्स थी 5,30,000, कुछ लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज जिसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर कितना, बाय क्रेडिटर्स 1 लाख और बाय रूबीज लोन अकाउंट 50,000। हमने एसेट को बेचा, पैसा मिला बाय बैंक अकाउंट 6 लाख। और जो ये लाइबिलिटीज है इनकी पेमेंट भी तो आप करते हो, तो ये पेमेंट आपने की डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट 1,50,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है कितने से 70,000। ये 70,000 का प्रॉफिट आप दोनों पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटोगे। हेमंत को मिलेंगे 42,000, पंकज को 28,000। इन दोनों के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होगा, इनको मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का ये हम इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 42,000, 28,000 इनके कैपिटल बैलेंसेस के साथ। तो क्या सीक्वेंस रहेगी आपसे ये पूछा है। आउटसाइड लायबिलिटीज सबसे पहले पे होगी, उसके बाद पार्टनर का लोन पे होगा और उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस और रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको एडजस्ट करके जो भी बैलेंस बनता है हम पार्टनर को पे करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 डिबेंचर से रिलेटेड है, ध्यान से रीड करना। 1 जनवरी 2025 को रितु लिमिटेड कंपनी ने 40 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए। 1 जनवरी 2025 को रुपीस लिखा है, इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पर आपने इशू किया। कितने डिबेंचर्स इशू किए नहीं दिया, क्योंकि अगर हमने 5% डिस्काउंट दिया है तो आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप प्रीमियम भी कैलकुलेट करोगे और सब करोगे। तो 40 लाख रुपीज ये क्या है, आफ्टर डिस्काउंट है, फेस वैल्यू है, प्रीमियम है, क्या है? मैंने आपको हमेशा कहा है जो आपकी शेयर कैपिटल आप शो करते हो बैलेंस शीट में वो हमेशा फेस वैल्यू से शो करते हो, चाहे वो इशूड हो, ऑथराइज्ड हो, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो, वो फेस वैल्यू से है। तो अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो कि मैंने 40 लाख रुपीज की वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए, इसका मतलब आपने 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, 40,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। ये तो आपने ऑफर किए, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया नहीं दिया, तो मान के चलो जितने इशू किए इतने की ही आपको एप्लीकेशन मिली। अब मुझे पैसा कितना मिला, 40,000 डिबेंचर्स, जो कि एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, लेकिन आपने 5% डिस्काउंट दिया। 100 रुपीज पर 5 रुपीज माइनस करने के बाद जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 95 रुपीज बैंक पे जमा करने होंगे। किस तरह से?
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब एक ही बार पूरा पैसा पे करना है। तो जिसको भी खरीदना था उसने हमारे बैंक में पैसा जमा किया। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 95, 38 लाख। क्लियर? एक ही बार में पूरा पैसा आया। तो 2 8% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 38 लाख। अब ये पैसा आपके पास आ गया। डिबेंचर का पैसा अब आपको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्या करेंगे, यहां से निकाल करके 8% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये डिबेंचर का पैसा एक तरह से आपकी बोरोइंग है, लोन है, तो आप इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो लोन क्या नाम दोगे उसको? डिबेंचर है तो डिबेंचर नाम ही दोगे। 2 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहां पर जैसे शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है, उसी तरह से डिबेंचर अकाउंट भी आपका फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट होगा 40 लाख। आपने अपना 100 रुपीज वाला 95 में बेचा, पैसा आपने कम रिसीव किया, लेकिन आप मान के ये चलते हो कि पूरे 100 रुपीज के हिसाब से आपको पूरा पैसा रिसीव हुआ। रिटर्न करोगे तो इसी हिसाब से आप पैसा रिटर्न करोगे। 2 लाख का नुकसान, डिस्काउंट आपने दिया तो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। अब यहां पर कंपनी ने कहा कि ये डिबेंचर्स हैं तो मुझे इसका पैसा रिटर्न करना है 5 साल बाद, लेकिन 10% प्रीमियम के साथ। अब यहां पर प्रीमियम पढ़ते हुए आप ये मत सोचना ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। जब प्रीमियम आपको मिलता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। लेकिन यहां पर हम रीपेमेंट करते हुए, पैसा रिटर्न करते हुए प्रीमियम देंगे। यहां पर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा पे करने वाली है। मतलब आपका एक डिबेंचर 100 रुपीज की वैल्यू का है। आप तो ये मान के चल रहे हो ना मेरे पास 100 रुपीज के हिसाब से पूरा पैसा आया है, और इस पर मैं 10%, 10 रुपीज और ऐड करके 110 के हिसाब से पेमेंट करूंगी। क्लियर है? तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ? 5 रुपए यहां कम मिले, 10 रुपए यहां एक्स्ट्रा देने हैं, तो टोटल 15 रुपीज का नुकसान हो रहा है। ये 15 रुपीज का नुकसान कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 15, 6 लाख। अब आप कहोगे कि डिस्काउंट तो ठीक है, आज का खर्चा है, जो प्रीमियम है वो तो मुझे 5 साल बाद देना है, वो खर्चा आज हमने क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं जो एक्सपेंस, जो लॉस आपको आज की डेट में कंफर्म्ड है, पक्का पता है इतना इतना हमें देना ही है, वो आप आज रिकॉर्ड करोगे। राइट? तो उसी हिसाब से हमने इसको डेबिट किया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख, 38 लाख, 6 लाख, 44 लाख, और यहां हो गया 40 लाख। 4 लाख से हमें किसे क्रेडिट करना है? तो जो 4 लाख रुपीज आप प्रीमियम के 5 साल बाद देने वाले हो, एक्सपेंस तो आज आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन देना तो आपको 5 साल बाद है। आज ही जाकर के आप डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दे दोगे। 5 साल बाद जब आप उनका पैसा रिटर्न करोगे, उसके साथ वो रिटर्न करना है, तब तक हम उसे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इसको शो करोगे 4 लाख। क्लियर हो गया? ये आपकी दो एंट्रीज हो गई। अब जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब इसको आपको इस ट्रांसफर करना होगा, बैलेंस शीट में आप इसे शो नहीं कर सकते। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए इसको हम एडजस्ट करते हैं सबसे पहले। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 2,70,000। इसके साथ हमने अपने इस एक्सपेंस को एडजस्ट किया, एक तरह से ये इसके लिए रिजर्व हो गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,70,000। हमारा ये प्रीमियम पूरा हमने यूज कर लिया, बैलेंस शीट में अब ये शो नहीं होगा। इसके बाद बाकी का जो एक्सपेंस है 3,30,000 का, वो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। आपने सीखा है ना क्लास 11 में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके लेजर अकाउंट को आप कैसे क्लोज करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो उसी तरह से ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसको हम पहले
सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करते हैं। जितना बैलेंस है उतना एडजस्ट हो गया, उसके बाद बाकी का बैलेंस जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। ये डेबिट करने के बाद टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और एंट्री हो गई क्लोज। ये 3 एंट्रीज आपको करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। दो पार्टनर है, अंकुर और विक्रम। दोनों ने डिसाइड किया कि आज हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इसको फ्यूचर में जा करके 1:1 करेंगे। हम चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और चेंज इन पीएसआर के टाइम पर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो पहले के रिजर्व्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो। तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4 लाख, और इन्वेस्टमेंट्स भी है जिनकी आपने वैल्यूएशन की मार्केट के अकॉर्डिंग। वैल्यूएशन के टाइम पर केस ए कह रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई 2,50,000 से। तो सबसे पहले तो समझो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया क्यों है। आप बनाते हो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिसके प्राइसेस रोज फ्लक्चुएट होते हैं, अप डाउन होते हैं, अगर मुझे उस पर लॉस हुआ तो उस लॉस को मैं इस रिजर्व से एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की प्राइस हाई जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो मुझे नुकसान नहीं हो रहा, मुझे खुशी होगी। ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट होगा। रिजर्व या प्रोविजंस जो भी बनाते हैं हम अपने एक्सपेंसेस, इमरजेंसी के टाइम के खर्चों के लिए बनाते हैं, किसी नुकसान को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके सिर्फ लॉस या फॉलिंग प्राइस के लिए। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,50,000 से डिक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट कितनी की है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इतने का नुकसान हुआ, तो ये हम पूरा पूरा रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद भी मेरा रिजर्व बच रहा है 1,50,000। अब चेंज इन पीएसआर के टाइम पर इसे तो हमें बांट करके खत्म करना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 3:2 के हिसाब से बांटोगे तो अंकुर को मिलेंगे 1,50,000 का 90,000, विक्रम को 2/5 पार्ट 60,000। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब आपकी बुक्स में शो नहीं होगा। नई फर्म की बुक्स में इसको आप शो नहीं करोगे, ये आप खत्म कर रहे हो। बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अब हम इसे डेबिट करेंगे तभी खत्म होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख। आपने इसका कुछ अमाउंट एडजस्ट किया अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट आपने जितनी भी अमाउंट की शो की थी, मान लेते हैं आपने 10 लाख से शो की है, आपकी बैलेंस शीट में 10 लाख की वैल्यू आ रही है, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू 7,50,000 रह गई। तो 2,50,000 से जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ वो आपने इस रिजर्व से एडजस्ट किया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, 10 लाख की जगह 7,50,000 दिखाना है, तो 2,50,000 से आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया। बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। इनके लिए फायदा है, इनके अकाउंट क्रेडिट होंगे। टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट 90,000, टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। इसके बाद केस बी में कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 5 लाख से। अब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मेरे लिए तो फायदा है, मेरे को नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान नहीं हो रहा तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इस 5 लाख को थोड़ी ना एडजस्ट करूंगी, ये तो मैंने नुकसान के लिए बनाया। तो ये रिजर्व जो मेरा एज इट इज बच गया चेंज इन पीएसआर के टाइम पर, ये मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट करके खत्म कर दूंगी। तो 4 लाख का 3/5 पार्ट अंकुर को मिलेगा 2,40,000, विक्रम को मिलेगा 1,60,000। इन दोनों के लिए फायदा है। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट 2,40,000, टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000। केस भी अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो आईएफआर आपने बांट करके खत्म कर दिया। आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आप कहां शो करोगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 5 लाख से, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट 5 लाख का है ये भी पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। तो अंकुर को मिलेंगे 3 लाख और विक्रम को 2 लाख। एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी वो 15 लाख की हो गई। आप अपनी बुक्स में उसको 15 लाख से शो करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, और इसका इंक्रीज हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो फॉल इन प्राइस तो आप रिजर्व से एडजस्ट करते हो, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है? अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स के लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो केस बी में आपको पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटना है दो बार, एक रिजर्व का, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। केस सी, केस सी में कहा है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कोई चेंज नहीं है, तो प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, तो आईएफआर मेरा एज इट इज बच गया। लॉस नहीं है तो मैं कुछ एडजस्ट नहीं कर रही, ये आईएफआर 4 लाख पूरा पूरा पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख, पार्टनर्स को मिला इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं है तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं जो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए, और तीनों पार्ट के मार्किंग स्कीम देख लो। फर्स्ट पार्ट का 1 मार्क, सेकेंड पार्ट का 1.5, और लास्ट पार्ट का 0.5 मार्क है। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, उसी हिसाब से प्रेजेंट करना है, राइट? तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होते जा रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।